अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स कोचिंग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप इस चैनल के नाम से ही जान चुके हैं कि हम इस चैनल पर क्या पढ़ने वाले हैं। हम इस चैनल पर पढ़ने वाले हैं इंटर आर्ट्स मीडिएट का सिलेबस और हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बेस्ट बुक स्पेशली। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आमतौर से जो है आर्ट्स में 3 सब्जेक्ट रखते हैं जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। तो हिस्ट्री जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, हम वो सेल्फ स्टडी वाला सब्जेक्ट है। हम उसको जितना ज़्यादा पढ़ते हैं, जितना मतलब डीप हमारे उसका मुताला होता है, उतनी ही डीप हमारी उसकी नॉलेज होती है। तो इस तरह हम हिस्ट्री को खुद भी कवर कर सकते हैं। बट ये जो 2 अदर सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हुए हमें एक मतलब कि पॉलिटिशियन बन जाना होता है, एक सियासी दिमाग लेके सोचना होता है। और ज्योग्राफी को पढ़ते हुए हमें अपने आप को एक पृथ्वी के जीव के रूप में हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं जो पृथ्वी से उत्पन्न संसाधनों का उपयोग करता है। तो इसीलिए हम इन्हीं दोनों सब्जेक्ट को इस चैनल पर पढ़ेंगे और इन दोनों को समझेंगे। तो आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति का चैप्टर नंबर 1 जो है शीत युद्ध का दौर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, शीत युद्ध का दौर चैप्टर नंबर 1। तो शीत मतलब क्या होता है, पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। शीत मतलब होता है ठंडा और युद्ध मतलब होता है जंग, सर्द जंग यानी कि ठंडी जंग का ज़माना। परिचय में जो है इस बुक के बारे में दे दिया गया है। और एक बात फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी और मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है, बल्कि आप लोगों को इस बात को खुद नेसेसरी समझना चाहिए कि आप जो है पहले जो है खुद से एक बार चैप्टर पढ़ लें। मैम हमारी कहती थी ना कि पहले के स्कूल में कि मैं कल ये वाला चैप्टर पढ़ाऊँगी, तो आप लोग पहले पढ़ के आएंगे ताकि आपको मेरी बातें नई ना लगें, आपको जो है मतलब वर्ड्स न्यू ना लगे, आप पहले ही उनसे इंट्रोड्यूस हो जाए और पढ़ने में आपको आसानी हो। तो इसीलिए अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वीडियो को पॉज कर दें और एक बार पूरा चैप्टर पढ़ ले, फिर हम आपको पढ़ाते हैं। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। परिचय तो फ्रेंड्स आप खुद से पढ़ लीजिएगा। परिचय में 2 गुट सोवियत संघ और अमेरिका के साथ साथ जो है एक तीसरे गुट निरपेक्ष आंदोलन को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है। गुट निरपेक्ष देशों द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के प्रयास की चर्चा इस अध्याय में ये बताते हुए की गई है कि किस तरह इन देशों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपने आर्थिक विकास और राजनीतिक स्वतंत्रता का माध्यम बनाया। अध्याय के अंत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन भारत की भूमिका का मूल्यांकन किया गया है और ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत के हितों की रक्षा में गुटनिरपेक्षता की नीति किस सीमा तक सफल रही। मतलब तीसरा जो गुट है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, हम जो है जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम जो है शीत युद्ध की जो एक कहानी है उसको पढ़ते हुए जाएंगे। इधर फ्रेंड्स 2 फोटो दी गई हैं। पहली फ़ोटो है जैसे कि आप देख सकते हैं, अमेरिका सैनिक 23 फरवरी 1945 को आइवो जिमा जापान की लड़ाई में अपना झंडा फहराते हुए, और दूसरी है समाजवादी सोवियत गणराज्य सैनिक मई 1945 में राइट स्टैंड बिल्डिंग बर्लिन पर अपना झंडा फहराते हुए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये 2 गुट थे। गुट मतलब ग्रुप्स थे। ग्रुप्स में बहुत सारे देश थे। एक का लीडर था सोवियत संघ, दूसरे का लीडर था अमेरिका। छोटे छोटे कई सारे देश थे। तो इसीलिए कुछ देश तो अपनी मर्जी से आ जाते थे इनके ग्रुप में, और कुछ देशों पर ये लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उनको मजबूर करते थे अपने साथ अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए। तो इसी में हम देखते हैं हमारी फर्स्ट वो क्या है, हमारी फर्स्ट हेडिंग है क्यूबा का मिसाइल संकट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि शीत युद्ध शीत ही रही, कभी जो है रक्त रंजित युद्ध का रूप धारण नहीं किया। बट इसमें भी कुछ ऐसी लड़ाइयाँ हुई हैं जो विश्व तक याद की जाएंगी। तो ऐसे में 4 लड़ाइयाँ प्रमुख मानी जाती हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ज़रा इसको नोट कर लें। चलें अपनी कॉपी उठाएं, अपनी पेंसिल लें और नोट करें। मैं आपको लिखवाती हूँ। 4 प्रमुख लड़ाइयाँ हैं जो शीत युद्ध में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। पहली है वियतनाम युद्ध, दूसरा है अफगानिस्तान युद्ध, तीसरा है कोरिया युद्ध और चौथा है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस यानी कि क्यूबा का मिसाइल संकट, जो हमारी बुक का
बुक की जो है फर्स्ट हेडलाइन है। तो क्यूबा के मिसाइल संकट में हमारी बुक क्या लिखती है? 1961 के अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को ये चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और इस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट हो जाएगा। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे कूटनीतिक तथा वित्तीय सहायता देता था। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे क्यूबा है क्या? क्यूबा एक छोटी सी कंट्री का नाम है जो अमेरिका के तट से लगा हुआ था, बट वो जो है उस पर जो शासन था, उस पर जो हुकूमत थी वो थी सोवियत संघ की। और 1961 में यानी कि 1961 में जो है सोवियत संघ के नेताओं को ये चिंता सता रही थी कि जो वो क्यूबा है ना, वो उस पर जो है अमेरिका कब्जा कर लेगा, बिकॉज वो सोवियत संघ के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अभी आपको आगे पता चलेगा कि कैसे वो महत्वपूर्ण था। सोवियत संघ के नेता खुर्शचेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। सैनिक अड्डा मतलब कि जहाँ सैनिक रहते हैं और सैनिकों का पड़ाव हो, वहाँ बहुत ज़्यादा सैनिक रहते हैं जहाँ सैनिक अड्डा होता है। मतलब अड्डा तो आप समझते हैं जैसे बस अड्डे पे कितने बस होते हैं, तो इसी तरह मतलब उसको पूरा सैनिकों से वो पूरा भर देना चाहते थे ताकि अमेरिका जो है इस पर हमला करने को और इसको अपने शासन में शामिल करने के बारे में सोचे भी ना। तो आगे है 1962 में खुर्शचेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग दोगुने ठिकानों या शहरों पर हमला बोल सकता था। तो फ्रेंड्स, आइए आपको बात समझ में कि क्यों क्यूबा के लिए, हालांकि वो इतनी छोटी सी कंट्री थी, क्यों महत्वपूर्ण थी सोवियत संघ के लिए? इसीलिए क्योंकि वो एक ऐसी कंट्री थी जो अमेरिका से एकदम सटी हुई थी कि अगर मतलब कि जो है उससे जो है मिसाइल दागी जाती है अमेरिका पर, तो अमेरिका के दुगना भूभाग जो है उस मिसाइल की चपेट में आ जाता। मतलब इतना ज़्यादा जो है सोच सकते हैं कि आप कितना महत्वपूर्ण हो सकता है वो दूसरे अपोजिशन ग्रुप के लिए। तो इसीलिए जो है उन्होंने तो मिसाइल लगा दी। अब आगे देखते हैं अमेरिका का क्या रिएक्शन हुआ। अमेरिका क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को 3 हफ्ते बाद लगी। मतलब 3 हफ्ते बाद इस बात की खबर हुई कि वहाँ मिसाइल जो है फिट कर दिए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। मतलब कि वो न्यूक्लियर वार नहीं करना चाहते थे, बिकॉज वो पहले और दूसरे विश्व युद्ध में इसके अंजाम को देख चुके थे। क्योंकि युद्ध करने से कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, सिर्फ जाने जाती हैं, जान माल का नुकसान होता है और एंड देन फ़ायदा किसी का नहीं होता। लेकिन वे इस बात को लेकर दृढ़ थे कि खुर्शचेव क्यूबा से मिसाइल और परमाणु हथियार को हटा लें। मतलब लेकिन उन्होंने ये भी सोच रखा था कि हम भी पीछे रहने वाले नहीं हैं। खुर्शचेव को चाहिए कि वो यहाँ से क्यूबा से अपने मिसाइल्स जो है वो यहाँ से हटाएं। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। मतलब अमेरिकी जंगी बेड़े मतलब जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं जो जंग के लिए स्पेशली तैयार किए जाते हैं, उनको आगे करके जो क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ हैं, मतलब जो वहाँ जो है सामान पहुँचाते हैं, हथियार पहुँचाते हैं, उनको रोका जाए। इस तरह अमेरिका सोवियत संघ के मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। ऐसी स्थिति में ये लगा कि युद्ध होकर रहेगा। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना जाता है। इस संघर्ष की आशंका ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया। तो आपने देखा कि मतलब इस तरह जो है अमेरिका ने जो है इशारे दिए सोवियत संघ को कि प्लीज़ जो है आप हटाएं, प्लीज़ तो नहीं कि आप हटाओ यहाँ से, बिकॉज़ हम भी जो है ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप जो है यहाँ पे लगा के रखें और खुदा न खास्ते मतलब कभी ऐसा युद्ध हो जाता तो अमेरिका का तो बहुत नुकसान हो जाता। तो ऐसे में अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहिए। ऐसी स्थिति में जब ऐसे मतलब ना वो सोवियत संघ पीछे हो रहा था, ना ही अमेरिका ने भी वहाँ पे जाने वाले जहाज़ों को रोक दिया था, तो ऐसे में लगा
कि मतलब ये जो कि युद्ध होकर ही रहेगा, तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया इस बात ने। तो इसी जो मतलब इसी खौफ का नाम है ना, इसी खौफ, इसी डर का नाम है क्यूबा मिसाइल संकट। इसी को विश्व इतिहास में क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है, जाना जाता रहेगा। तो फ्रेंड्स इधर देखें, इधर है एक नक्शा क्यूबा का, आप देख सकते हैं यहाँ क्यूबा है बीच में। सोचिए आप, अमेरिका का कितना बड़ा हिस्सा जो है अगर क्यूबा से मिसाइल लगा जाता तो कितना बड़ा हिस्सा जो है उसकी चपेट में आ जाता। तो आगे देखते हैं क्या हुआ, युद्ध हुआ कि नहीं हुआ। ये टकराव, अगले पेज पे देखते हैं, ये टकराव कोई आम युद्ध नहीं होता। अंततः दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला किया और दुनिया ने चैन की सांस ली। सोवियत संघ के जहाज़ों ने या तो अपनी गति धीमी कर ली या वापसी का रुख किया। मतलब कि अगर ये युद्ध होता तो कोई ये छोटा मोटा युद्ध नहीं होता। जानते हैं इसे दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के नाम से जानती। पर खुदा का शुक्र है कि कुछ अक्लमंदों की अक्लमंदी से ये युद्ध नहीं हुआ और हम सब बच गए। हम और आप आज खुशी खुशी ये चैप्टर पढ़ रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। तो या तो उन्होंने सोवियत जहाज़ों ने या तो गति धीमी कर ली या वापसी का रुख कर लिया। तो क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका तथा इनके साथी देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता, तनाव और संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा। सौभाग्य से इन तनाव और संघर्षों ने युद्ध का रूप नहीं लिया। इन देशों के बीच कोई पूर्णव्यापी रक्त रंजित युद्ध नहीं छिड़ा। इलाकों में युद्ध हुए, दोनों महाशक्तियां उनके साथी देश इन युद्धों में संलग्न रहे। वे क्षेत्र विशेष के अपने साथी देश के मददगार बने, लेकिन दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बच गई। तो फ्रेंड्स मतलब कि कोई भी ख़ास जो है रक्त रंजित युद्ध नहीं हुआ, छोटे मोटे युद्ध होते रहे और वो एक दूसरे की जो अपने ग्रुप में शामिल था, अपने ग्रुप के शामिल सदस्य देशों की हेल्प करते रहे। तो अब आगे है, शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश, सैनिक गठबंधन तथा अथवा शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष जारी था। विचारधारा की लड़ाई इस बात को लेकर थी कि पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन का सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा है। पश्चिमी गठबंधन का अमेरिका गुट उदारवादी लोकतंत्र तथा पूंजीवादी का समर्थक था। पूर्वी गठबंधन का हुआ सोवियत संघ था और इस गुट की प्रतिद्वंद्विता समाजवाद तथा साम्यवाद के लिए थी। आप इन विचारधाराओं के बारे में कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ी एकदम नई और बिल्कुल यूनिक बात और सबसे अहम बात कि ये जो शीत युद्ध था ये सिर्फ शक्ति संतुलन या हथियारों को जमा करने का मामला भर नहीं था, बल्कि ये मामला था विचारधारा का भी। यानी विचारधारा मतलब माइंड सेटिंग। आप सब जानते हैं कि माइंड सेटिंग ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। कहते हैं कि जब ख़यालात आपस में मिल जाते हैं तो फिर कोई चीज़ हमें जो है एक दूसरे में भेदभाव करने के लिए मायने नहीं रखती। यानी कि फिर हमारे लिबास और हमारी अमीरी गरीबी हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखती। तो इसी तरह जैसे कि अमेरिका चाहता था कि पूंजीवाद की जो है विचारधारा पूरे विश्व में लागू हो, पूरा विश्व उसी विचारधारा को फॉलो करे, और जो है सोवियत संघ चाहता था कि समाजवाद तथा साम्यवाद की विचारधारा पूरे विश्व में लागू हो। तो ये जो है विचारधारा की भी लड़ाई थी कि कौन सी वो विचारधारा, कौन सी नंबर फर्स्ट विचारधारा होगी और किसकी वो विचारधारा होगी जिस पर पूरी दुनिया चलेगी। तो फ्रेंड्स जैसे कि ये विचारधारा की वजह से इतनी लड़ाई थी, तो हमारी भी एक अजीब सी विचारधारा है। वो विचारधारा है हमारी कि हमें क्या करना है, हमें बुक बंद कर लेनी है और बस चैप्टर को एक सांस में पढ़ा देना है। तो फ्रेंड्स ये सबसे ख़राब विचारधारा है और आज के ज़माने में तो जो आज का टाइम है इसमें तो ये विचारधारा बिल्कुल काम करने वाली नहीं है। बिकॉज़ अभी ऑब्जेक्टिव्स का टाइम आ गया है। ऑब्जेक्टिव होते हैं अभी हमारे 50% ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो आप जैसे कि जाएं, अगर आप ऐसी उसी विचारधारा पर अमल करते हुए पढ़ेंगे तो फिर तो बस हो गया। तो इस तरह हम नहीं तैयार करने वाले कुछ भी, हम पूरे चैप्टर को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे ताकि इसी से हमें ऑब्जेक्टिव यहीं से आते हैं, कहीं आसमान से नहीं आते ऑब्जेक्टिव। और अगर जो नहीं होते इसमें तो हम आगे पीछे की जब बातें करते हैं ना तो उसमें होते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो उसमें आपको ज़रूर मिलेंगे।
तो फ्रेंड्स इसी तरह हमें क्या करना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है ताकि हमारे पास शानदार कंटेंट एकदम कन्फ्यूज़न से दूर, कन्फ्यूज़न से एकदम हट के जो है तैयार हो। तो फ्रेंड्स ये मेरी फर्स्ट और इंट्रोडक्शन वीडियो थी। इंट्रोडक्शन हो गया हमारा आपका। अब अगली वीडियो में हम प्रॉपर पढ़ाई शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।